नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद अंजू। आपको और आपके दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद सर। सर, हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर चीन के दौरे पर हैं, वहां के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिले हैं, ईरान के विदेश मंत्री से मिले, रूस के विदेश मंत्री से मिले हैं। लेकिन हमारे देश में जो एलओपी हैं, उनके पेट में बड़ी दर्द हो रही है। वो इस दौरे से बड़े परेशान हैं। उनको तो ये लग रहा है कि हमारे विदेश मंत्री चाइना में जाकर सर्कस कर रहे हैं। वो इस तरह की स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर दे रहे हैं। सर, दरअसल चिंता किस बात की हो रही है उनको? अंजू देखिए, एक बहुत इंटरेस्टिंग मिलिट्री टर्म है और वो कहीं ना कहीं यहाँ लागू होती हुई नजर आ रही है। वो एलओबी कहते हैं उसको, लेफ्ट आउट ऑफ बैटल। मतलब जब आपको ऐसा लगता है कि वो आप रेस से बाहर हो गए, लड़ाई से बाहर हो गए, वैसा ही लगभग जिस प्रकार का कार्यक्रम ये कर रहे हैं वो वैसा ही लग रहा है। देखिए, ये सबसे ज्यादा इनको परेशानी इस बात की है कि भारत क्यों, देखिए, मैं इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ये पहले अंबानी अदानी करते रहे, उससे उनको कोई लाभ नहीं हुआ, और उन्होंने दो चार संविधान 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 किया, उससे लाभ नहीं हुआ। ये वही लोग हैं जो 2008 में जाकर के चीन में अपना एक पता नहीं क्या एग्रीमेंट, जिसको आज तक नहीं पता पड़ा क्या है, वो साइन करके आए हैं। ये वही लोग हैं जो कहीं ना कहीं चीन से मॉनेटरी बेनिफिट इनके पास आ रहा है, और भी कई प्रकार की मदद इनके पास आ रही है। ये वही लोग हैं जो वहां से खिलौने खरीद के लाते हैं। एक ड्रोन टाइप कुछ लेकर के आए थे और उन्होंने उसको चलाया, जो कि मेरे ख्याल से चला भी नहीं था उस टाइम पे। तो ये आपको ये बात समझने की आवश्यकता है कि ये इस प्रकार की मिमिक्री, इस प्रकार की हरकतें क्यों करनी पड़ती हैं इनको। वो इसलिए करनी पड़ती हैं कि इनकी रेलेवेंस जो है वो कहीं ना कहीं खत्म होती जा रही है, खत्म हो रही है। उनको पता नहीं पड़ रहा है कि आपको रेलेवेंट रहने के लिए किस बात को उठाना चाहिए, और इसीलिए वो एक बहुत बेहतरीन फॉरेन पॉलिसी जो आज की तारीख में भारत का नाम और सम्मान और मान पूरी दुनिया में है, उसके ऊपर उंगली उठा रहे हैं। इसका कोई अर्थ नहीं है, ये कोई भाषा भी नहीं है कि आप अपने देश के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर यानी कि विदेश मंत्री के लिए कहें कि वो वहां जाके सर्कस कर रहा है। सर्कस ये करके आए थे 2008 में। सर्कस ये 1990 के दशक में इन्होंने पूरे टाइम सर्कस किया है। सर्कस 1962 में हुआ था। सर्कस 1948 से लेकर के 1959 तक हुआ था। सर्कस की बात करना ये मुझे नहीं लगता कि ये एक अच्छा तरीका बात करने का है। अच्छे शब्द हैं। देखिए, पॉलिटिक्स हो या डिप्लोमेसी हो, उसमें आप क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं, कहते समय आपकी शारीरिक भाषा यानी कि बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है, ये तमाम चीजें बहुत मायने रखती हैं। आज जितने भी स्टेटमेंट वो एलओपी की तरफ से आ रहे हैं, वो तमाम स्टेटमेंट सेल्फ डिफीटिंग, मेरे हिसाब से सेल्फ डिफीटिंग आर्गुमेंट्स होते हैं। ये एक, मुझे लगता है कि उनकी विजिट, जो कि एक एससीओ की मीटिंग है, उस एससीओ के हम सदस्य हैं और एससीओ के विदेश मंत्रियों की मीटिंग हो रही है, तो उसमें वो गए हैं। ऐसी पिछले महीने इनकी डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी। इतना जबरदस्त स्टैंड राजनाथ सिंह जी ने वहां पे लिया, उनकी वजह से वहां पर स्टेटमेंट नहीं निकल पाया, जॉइंट स्टेटमेंट। हर एक समिट के बाद जॉइंट स्टेटमेंट निकलता है, वो नहीं निकल पाया। तो भारत आज एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात कर रहा है अंजू, और वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ इसलिए है कि भारत ने अपनी शक्ति का मुजाहिरा किया है। आज एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने चीन में जाकर के उनको बता दिया है कि दुनिया मल्टीपोलर हो रही है और भारत एक बहुत बड़ा शक्ति केंद्र है। मेरे हिसाब से इस व्यक्ति विशेष की कोई फॉरेन अफेयर्स के लिए कोई इनकी नॉलेज नहीं है। इनके पास कोई अच्छे एडवाइजर्स भी नहीं है जो कि इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। सुप्रिया श्रीनेत का स्टेटमेंट आप देख लें, जयराम रमेश का स्टेटमेंट आप देख लें, वो सब बचकाने स्टेटमेंट हैं और वो एक कहीं ना कहीं हताशा, डेस्परेशन दिखाते हैं इन लोगों का, इनकी पार्टी का। और जिस प्रकार से इनको कहीं ना कहीं अगले आने वाले जो 2-3 इलेक्शंस हैं उसमें निश्चित हार नजर आ रही है, इसलिए वो इसको कहीं ना कहीं मुद्दा बना करके आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बता देता हूं कि भारतवर्ष ने चीन में जाकर के एससीओ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स की उसमें बिल्कुल साफ शब्दों में बहुत पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात करते हुए कहा है कि आतंकवाद बहुत बड़ा मुद्दा है, आतंकवाद के बारे में बात करने की आवश्यकता है। पाकिस्तान एक आतंकवादी राष्ट्र है, उसकी परोक्ष रूप से या अपरोक्ष रूप से मदद करना भी एक प्रकार की वो है। तो तमाम मुद्दे उन्होंने वहां जाकर के उठाए हैं, और जब वो
गए हैं तो उन्होंने अपने देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का मैसेज उनको दिया है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें जो ये लोग कहने का प्रयास कर रहे हैं उसका कोई भी औचित्य है। देखिए, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से विदेश नीति जो है भारत की चल रही है, और भारत आज मल्टीपोलैरिटी ऑफ वर्ल्ड की बात कर रहा है। और मल्टीपोलैरिटी का मतलब यह है कि भारत उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पोल है। आज भारत के साथ पूरा ग्लोबल साउथ है, भारत के साथ अफ्रीका के देश हैं, भारत के साथ बहुत बड़े बड़े राष्ट्र हैं। तो भारत की जो विदेश नीति है, मेरे हिसाब से पिछले कुछ सालों में उसने बहुत जबरदस्त तरीके से अपनी पहचान, पहुंच और पकड़ बनाई है। सर, इस मुलाकात में एक चीज और आपने देखी होगी कि किस तरह से शी जिनपिंग प्रेसिडेंट है चाइना के, वो हमारे विदेश मंत्री से मिलने के लिए आए और बहुत दिन से वो गायब नजर आ रहे थे, कहीं पे सोशल मीडिया में कहीं वो दिख भी नहीं रहे थे। तो ऐसे में लग रहा है कि चाइना बहुत ज्यादा डेस्परेट है इस वक्त भारत के साथ रिश्तों को सुधारने में, आपको ऐसा लगता है? जो देखिए क्या है कि चाइना की मैं आपको दो तीन बातें बताता हूं कि एक तो उनकी आंतरिक जो सिचुएशन आज की तारीख में है वो बहुत ज्यादा सुदृढ़, बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, आर्थिक रूप से भी चाइना वो प्रगति नहीं कर पा रहा है जो प्रगति उसको करनी चाहिए थी, या जिस प्रकार से, जिस तेजी से वो उभर करके आया था। तीसरी बात यह है कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के ऊपर एक जबरदस्त बराज जो है डाला हुआ है, उसको ऑफेंसिव तरीके से उनको दबा रहा है, और वो कह रहा है कि मैं 500% टैरिफ लगा दूंगा। मतलब हालांकि वो आधी बातें ऐसी बोलते हैं, लेकिन साफ बात बिल्कुल साफ है कि चीन की जो अर्थव्यवस्था है वो अमेरिका और यूरोप के ऊपर निर्भर है, और चीन की अर्थव्यवस्था अगर उनके ऊपर इतना जबरदस्त टैरिफ वॉर शुरू हो गया तो वो कहीं ना कहीं उसमें बहुत ज्यादा पिछड़ जाएंगे, क्योंकि अब आज भी अमेरिका का इन्फ्लुएंस यूरोप में है, और यूरोप और अमेरिका में अगर चीन का बिजनेस थोड़ा सा डाउन होता है तो चीन की परिस्थिति और बिगड़ जाएगी। इसलिए आज चीन इस बात को समझता है कि वो दो बहुत बड़ी शक्तियों के साथ, या यूं कहें कि जो मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, दो पोल्स के साथ एक साथ लड़ाई नहीं कर सकता, एक साथ उनके साथ दुश्मनी मोल नहीं सकता, लड़ाई वो नहीं कर रहे हैं। तो इसी वजह से अब कहीं ना कहीं चीन को लग रहा है कि हम लोग दुश्मन हैं, हम एक दूसरे को बाद में देख लेंगे, पहले अभी एक कॉमन एनिमी है, उसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप, उसको सॉर्ट आउट कर लें। तो इस वजह से कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अपनी आंतरिक परिस्थिति, अपनी आर्थिक परिस्थिति, और जिस प्रकार की राइवलरी अमेरिका के साथ उनकी देखने को नजर आ रही है, उसके हिसाब से उनको लगता है कि आज भारत को बाहर पूरी तरह से अनॉय करके नहीं रखा जा सकता, भारत के साथ शत्रुता आज की तारीख में नहीं की जा सकती। और उनको, मुझे लगता है कि आने वाला टाइम इस बात को बताएगा कि जो उन्होंने ट्रेड बैन्स इंडिया के ऊपर करे थे वो कहीं ना कहीं आपको उठते हुए नजर आएंगे। हमारे जो बॉर्डर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर डिस्प्यूट्स थे उसमें हमने काफी प्रगति करी है। जो गलवान के बाद जो एडिशनल डिप्लॉयमेंट्स हुए थे हमारे भी और उनके भी, वो भी कहीं ना कहीं उसमें भी ईज आउट हुआ है। जो पेट्रोलिंग नहीं हो रही थी वो पेट्रोलिंग होनी दोबारा शुरू हो गई है। ये तमाम बातें मैं इसलिए बता रहा हूं कि बहुत जरूरी है हमको समझना कि जो बात कर रहे हैं कि वो जाकर के वहां सर्कस कर रहे हैं, उसका मैं जवाब देने का प्रयास कर रहा हूं। मानसरोवर कैलाश की यात्रा दोबारा प्रारंभ हो रही है, तो ये तमाम चीजें इस बात को दिखाती हैं कि हम लोग अपने रिश्ते सुधारने के लिए कटिबद्ध हैं। और एक बात और बिल्कुल साफ है कि मोदी जी को भी मालूम है, जयशंकर को भी मालूम है, और बाकी सबको मालूम है कि चाइना विश्वास करने वाला योग्य देश पूरी तरह से अंधविश्वास करने के लिए ठीक नहीं है। वो अंधविश्वास जो पंचशील और ये शील और वो शील करके हमने 1960-62 में किया और 40,000 किलोमीटर की जमीन चाइना ने खा ली, तो वो विश्वास करने का नहीं है। तो वी विल नेवर लेट आवर गार्ड डाउन अंजू, आई कैन गारंटी यू। हम बात करते रहेंगे, अपने रिश्तों में गर्माहट लाने का प्रयास करेंगे, लेकिन कभी भी गार्ड भारतवर्ष का डाउन नहीं होगा। ये रक्षा मंत्री ने पिछली एससीओ में दिखा दिया कि किस तरह से हम बात करेंगे और किस तरह से हम अपना पक्ष रखेंगे, और उसी प्रकार से जयशंकर ने वहां जाकर के अपना पक्ष रखा है। और ये बहुत मेरे ख्याल से भारत की एक कूटनीतिक विजय, इसको मानना चाहिए। और जिन लोगों को इस कूटनीतिक विजय में सर्कस नजर आ रहा है वो मुझे लगता है खुद सर्कस में काम करने के योग्य हैं। सर, एक चीज और, अगर भारत ने ये कह दिया कि जो लोग आतंकवादी देशों का समर्थन कर रहे हैं परोक्ष या अपरोक्ष तरीके से, वो भी एक तरह से आतंकवाद को बढ़ावा ही दे रहे हैं। हमारे एनएसए ने भी, आपको याद होगा, ऑपरेशन सिंदूर के बाद
चाइना का दौरा किया था और उन्होंने अभी पिछले हफ्ते ये स्टेटमेंट दिया है कि 81% जो हथियार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ इस्तेमाल किए थे वो सारे हथियार चाइना दे रहा था। तो सर, चाइना की जमीन पर खड़े होकर उसको आतंकवाद पर एक लेसन पढ़ाना हमारे विदेश मंत्री द्वारा, ये बहुत बड़ा संकेत है कि बहुत बुरी बिल्कुल तरीके से हम कह सकते हैं कि बैकफुट पर है इस वक्त चाइना। ये बात समझने की है कि वो हथियार बेच रहा है, ये बात समझने की है। चाइना खुल करके खुद लड़ने के लिए नहीं आया उनकी तरफ से, ये बात भी हमको, और अजीत डोभाल ने और अब जयशंकर ने जाकर के बिल्कुल साफ कर दिया है कि जो आतंकवादी देशों को मदद कर रहा है वो भी आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। इतनी बड़ी बात जाकर के चाइना में खड़े होकर के कहना, ये भी एक भारत की ताकत को दिखाता है। ये मैंने पहले भी बताया आपको, 3 4 5 बिंदु बताए हैं कि चीन आज की तारीख में क्यों बैकफुट पे है। उनको बहुत ज्यादा समस्या है और यही वजह है कि आज शी जिनपिंग की जो खुद का जो सिचुएशन है वो क्लियर नहीं है। बहुत संभावना है कि आने वाला समय उनको शायद देख ही ना पाए, और अगर देखे भी तो कहीं और उनको देखे। चीन में एपेक्स लेवल के ऊपर लीडरशिप चेंज होने के जो परसेंटेज चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। अंजू, हमें ये बात समझनी चाहिए, और ये बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, आपका आकलन 100% करेक्ट है कि चीन आज की तारीख में बैकफुट पे है। और उसकी वजह सिर्फ यही है कि चीन आर्थिक रूप से डोमेस्टिक फ्रंट पे और भारत के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे कहीं ना कहीं वो कंप्रोमाइज कर रहा है, उसका स्टैंड जो है वो मेल्ट डाउन हो रहा है। तो ये बात बिल्कुल साफ है, और मैं फिर इस बात को दोहराऊंगा कि वो हमारी कूटनीतिक विजय है कि हमने चीन में जाके चीन को कहा कि आतंकवाद का सहारा आप लेने वाले देश को आप मदद ना करें। पर सर, ये भी गौर करने वाली बात यह है कि एससीओ के जब रक्षा मंत्रियों की बैठक थी तो इसी चीन में वो जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन था उसमें पहलगाम को हटा दिया गया था, बलूचिस्तान को डाल दिया गया था, पाकिस्तान को खुश किया जा रहा था। और अब जब विदेश मंत्रियों की बैठक हो रही है तो उसी चीन को भारत अपने तरीके से पाठ पढ़ा रहा है कि आतंकवाद क्या होता है, और अगर तुम पाकिस्तान का समर्थन करो तो तुम भी एक तरह से आतंकवाद में शामिल हो। बिल्कुल अंजू, अभी भी नहीं। देखिए, उन्होंने वो डाला डिक्लेरेशन में, वो डिक्लेरेशन निकला ही नहीं। तो क्या फिर उसका क्या आहार शुरू हुआ? देखिए, उन्होंने डालने का प्रयास किया, हमने डिक्लेरेशन पे साइन नहीं किए, डिक्लेरेशन नहीं निकल पाया। तो उसका मतलब यह है कि कुछ फैसला ही नहीं हुआ, कुछ मतलब ही नहीं हुआ उसका। जब डिक्लेरेशन आया ही नहीं तो किसकी बात कर रहे हैं हम? तो जहां तक सवाल भारत के स्टैंड का है, भारत बिल्कुल क्लियर है। और हमने जो स्टैंड राजनाथ सिंह जी ने लिया था पिछली मीटिंग में, रक्षा मंत्रियों की मीटिंग में, उस स्टैंड की वजह से आज चीन जो है वो बाकायदा बैकफुट पर है। और आज उनके शी जिनपिंग आपके विदेश मंत्री से आकर के मिलते हैं, इस बात का इंडिकेशन है कि हमारे चीन के साथ संबंध सुधर रहे हैं, लेकिन हम रिसीविंग एंड पे नहीं है, हम झुके हुए नहीं है। वी आर एट ए पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ। हम पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात कर रहे हैं, हम उनको बता रहे हैं कि हम क्या चाहते हैं। हमने उनको धीरे धीरे करके साफ शब्दों में हमने बता दिया है कि आप हमारे ऊपर ट्रेड में प्रेशर नहीं डालना चाहिए, उससे हमारी मैन्युफैक्चरिंग अफेक्ट होती है, एग्रीकल्चर अफेक्ट होता है। तो ये तमाम चीजें हमने बता दी हैं, और ये बताना एक बहुत बड़ी, मुझे लगता है, जयशंकर साहब की कामयाबी है। सर, चीन के मेल्टडाउन होने के पीछे ये भी वजह हो सकती है कि हमने तिब्बत के मुद्दे को जिस तरह से अंतरराष्ट्रीय मंच पर लाने की कोशिश की है। अभी देखिए, दलाई लामा का जन्मदिन हुआ था, हमारे जो अरुणाचल प्रदेश के सीएम है वो वहां पर पहुंचे हुए थे, मेघालय के सीएम वहां पहुंचे हुए थे, और अरुणाचल के सीएम ने तो साफ कहा था कि चीन के साथ हमारा कोई बॉर्डर ही नहीं लगता, हमारा बॉर्डर तो तिब्बत के साथ लगता है। तो चाइना की दुखती रग है तिब्बत। तो ऐसे में जिस तरह से वो तिब्बत को लेकर घिर रहा है, उससे भी शायद उसके रवैये में थोड़ी सी नरमी आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। देखिए, आपने जो बिंदु उठाया है बिल्कुल सही है कि तिब्बत की वजह से चाइना को थोड़ा सा झटका लग सकता है, लेकिन मेरा जो मानना है वो ये है कि हम और बहुत ज्यादा तिब्बत के लिए कर सकते हैं। चाइना की बहुत बड़ी समस्या तिब्बत हो सकती थी। हमने तिब्बत में जो जितना हमको सक्सेसिव गवर्नमेंट करना चाहती कर सकती थी, उन्होंने नहीं किया। आप देखिए कि किस प्रकार से पाकिस्तान ने, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम आतंकवादी देश बन जाएंगे, मेरा कहने का मतलब यह है कि हमने इस तिब्बत के इशू को
उठा रहे हैं हम, लेकिन जिस तेजी के साथ और जिस शिद्दत के साथ इसको उठाना था, शायद उसमें हमारी पुरानी गवर्नमेंट्स में कहीं चूक हुई है। लेकिन अब मुझे लगता है आज का भारत नया भारत है, और इसी वजह से दलाई लामा के सक्सेसर की चाहे बात हो, चाहे कोई और बात हो, या किरण रिजिजू जाकर के धर्मशाला में उनका 90वां जन्मदिन अटेंड करें, ये तमाम बातें बिल्कुल साफ मेरे हिसाब से इंडिकेशन है कि भारत तिब्बत के बारे में क्या सोचता है, क्या समझता है, और भारत तिब्बत को एक किस प्रकार का रीजन समझता है। और जब हम बात करते हैं, चाहे वो किरण रिजिजू हो या अरुणाचल के मुख्यमंत्री हो या कोई और बॉलीवुड हॉलीवुड का स्टार हो, इससे क्या होता है, देखिए जब ऐसे लोग इस प्रकार की बात करते हैं दलाई लामा की, तो वो बहुत जबरदस्त तरीके से इंटरनेशनलाइज होती है। ये चीज पूरी दुनिया को पता है कि आज तिब्बत में चीन क्या कर रहा है, किस तरह से उन्होंने वहां जाकर के हान पॉपुलेशन को बचाने का काम किया है, किस तरह से वहां पर उन्होंने जाकर के डेमोग्राफी को चेंज करने का प्रयास किया है। कल परसों हम बात कर रहे थे कि जैसे पाकिस्तान और तुर्की मिलके डेमोग्राफी नेपाल के तराई रीजन में कर रहे हैं चेंज, उसी प्रकार से पिछले 30-40 सालों में सिस्टमैटिक तरीके से तिब्बत की डेमोग्राफी को बदली करने की कोशिश करी गई है। चाइनीज लोग पुरुषों की तिब्बती महिलाओं के साथ विवाह करके वहां के जो जेनेटिक चेंज उसमें लाने की कोशिश की है, जिसको कि यहाँ लव जिहाद या व्हाटएवर आप बोलते हैं, उस प्रकार का काम करके। तो ये बात उभर करके बिल्कुल सामने आ गई है। और तिब्बत के लिए उनकी एक किसी रिप्रेजेंटेटिव ने कोई ट्वीट किया है कुछ देर पहले, उसमें उन्होंने कहा है कि ये करा वो करा, उनको समझ जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि भारत और चीन के रिश्तों में तिब्बत कैन बी ए बिग इशू, वो हो सकता है, लेकिन वो तिब्बत हमारा इशू है, और उसमें चीन डेफिनेटली आज की तारीख में बैकफुट पे है। और जिस तरह से ये पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है, जिस तरह से ह्यूमन राइट वायलेशंस न केवल तिब्बत में बल्कि सिंकियांग में, आप देखिए आज की तारीख में, आपको शायद अंदाजा ना हो, 15 से 20 लाख मुसलमान जेलों में हैं। वो उइगर मुसलमान, वो वहां पर नमाज नहीं पढ़ सकते, दुआ नहीं कर सकते, इबादत नहीं कर सकते, मस्जिदों में नहीं जा सकते, उनकी मस्जिदों को कन्वर्ट करके होटलों में वॉशरूम में कन्वर्ट कर दिया। तो जिस प्रकार का ह्यूमन राइट वायलेशन चाइना ने अपने तमाम उन इलाकों में जो इन्होंने फोर्सिबली ऑक्यूपाई करे हैं, वो कर रहे हैं, वो अब उभर करके सामने आ रहा है। और मेरा मानना है कि हमको इसको और ज्यादा बहुत तेजी के साथ और बहुत इंटेंसिटी के साथ इसको आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि चीन के ऊपर और दबाव पड़े। सर, म्यांमार में जो पिछले 2-3 दिन में उल्फा जो टेररिस्ट हैं, उनके जो शिविर पर ड्रोन से हमले हुए हैं, और हर कोई जानता है कि म्यांमार में चाइना क्या करता है, वहां से कैसे वो अवैध हथियार भिजवाता है, कैसे वहां पर ड्रग्स का स्मगलिंग चलता है, और मणिपुर की समस्या बेसिकली चीन वहीं से ही करवा रहा है। तो ये जो अटैक हुए, इससे भी तो चाइना बैकफुट पे आएगा। उसको समझ में आ गया कि अगर भारत पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादी शिविर नष्ट कर सकता है, तो यहाँ पर भी कार्रवाई हो सकती है। बिल्कुल। देखिए अंजू, ये चाहे हमने डिनाई किया हो या जो भी हो, लेकिन इसका हर चीज की जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो टाइमिंग होती है। किस टाइम पर यह किया आपने? जब एससीओ के फॉरेन मिनिस्टर्स की समिट चल रही है, उस टाइम पे एक बहुत पावरफुल मैसेज गया कि उल्फा के जिन आतंकवादियों को आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिनको आप वहां पर सेफ हेवन में समझ करके रख रहे हैं, उनको हमने पूरे उस तरीके से, जैसे कि इजराइल पिन पॉइंटेड स्ट्राइक करके चुन चुन के इस्माइल हानिया, हसन नसरल्ला और ऐसे लोगों को खत्म करता है, उसी प्रकार से हमने जाके उल्फा के 2 टॉप टेररिस्ट को पहुंचा दिया स्वर्ग में। तो ये जो बात समझने की है, ये टाइमिंग ऐसा जबरदस्त बनाया था, और ये एक क्लियर कट मैसेज गया है चाइना की तरफ, न केवल चाइना की तरफ, ये मैसेज पूरी दुनिया के लिए है। ये बात समझिए अंजू, हमारा जो पूरा सिस्टम आज है वो बिल्कुल साफ है। हमारी आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है, और यही बात हमने ग्राउंड पे करके दिखाई। और आज कल जो है सोमवार को जयशंकर ने जाकर के उनके फॉरेन मिनिस्टर को और उनके जो प्रेसिडेंट हैं उनको दोनों को समझा दी कि भारत टेररिज्म के मामले में किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। अगर पाकिस्तान कुछ करेगा
तो जो 7 मई को हुआ है वो होगा, अगर उल्फा होगा तो जो परसों हुआ है वो होगा। ये बिल्कुल क्लियर कट भारत की सॉलिड प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी का मैसेज चीन को और बाकी दुनिया को चला गया। सर चीन को तो गया गया, बांग्लादेश के यूनुस को भी चला गया होगा और मुनीर तक भी पहुंच गया होगा। लेकिन सर एक चीज और है, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से पाकिस्तान अमेरिका की झोली में जाकर बैठ गया है और कहीं ना कहीं चाइना को लग रहा है कि पाकिस्तान शायद अब उसकी तरफ ना आए, तो आपको लगता है ये भी एक स्ट्रेटेजी हो सकती है चाइना की भारत की तरफ आने की, कि अब क्यों पाकिस्तान की वजह से भारत के साथ अपने रिश्ते खराब किए जाए? हाँ, हो सकता है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि जहां तक पाकिस्तान का प्रश्न है, पाकिस्तान मेरे विचार से चीन के लिए एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है कि वो वहां जाकर के सिर्फ रिटर्न निकालना चाहते हैं पाकिस्तान से उनकी कोई ऐसी मित्रता नहीं है। वो कहेंगे जरूर कि हमारी मित्रता है, लेकिन वो देख रहे हैं जो $650 बिलियन वहां उन्होंने इन्वेस्ट कर दिए हैं, उनका कैसे रिटर्न लेंगे, पहली बात। दूसरी बात, आपको मैं पहले ही बताया कि आज की तारीख में सुपर पावर राइवलरी अमेरिका चाइना के बीच में चल रही है और चाइना नहीं चाहता कि पाकिस्तान पूरी तरह से अमेरिका के पाले में जाके बैठ जाए, तो ये भी एक वजह है। लेकिन आप ये बात बिल्कुल समझ लें कि अंतरराष्ट्रीय जो संबंध हैं उसमें चाइना को आज की परिस्थिति में भारत से शत्रुता, मित्रता की बात नहीं कर रहा हूं, भारत से शत्रुता महंगी पड़ सकती है। और यही वजह है कि वो चाहे पाकिस्तान हो, म्यांमार हो, बांग्लादेश हो, जिबूती हो, नीचे आइलैंड्स हो, कोई भी जगह हो, वो तमाम जो जियो स्ट्रेटेजिक जो कंसिडरेशंस हैं उसमें बिल्कुल क्लियर है कि चीन के पास मैसेज बिल्कुल साफ है और उनको पता है कि आज की तारीख में वो भारत के साथ ऐसे समय में जबकि अमेरिका और ईयू मिलके उनको इकोनॉमिकली ट्विस्ट कर सकते हैं, आर्म ट्विस्टिंग कर सकते हैं, वो भारत के साथ शत्रुता मोल नहीं ले सकता। सर ये जो सर्कस वाले एलओपी हैं हमारे, इन्होंने अपमान किया था सीधे सीधे शब्दों में भारतीय सेना का। गलवान के बाद उन्होंने जो भारत जोड़ो तोड़ो यात्रा निकाली थी उसके दौरान कहा था कि भारतीय सैनिक चीनियों के हाथों पिट रहे हैं। लेकिन 5 मिनट में जिस तरीके से उनको एमपी एमएलए कोर्ट से जमानत मिली है सर, उसको आप कैसे देखते हैं? किस बेसिस पे उन्होंने कहा कि भारतीय सैनिक पिट रहे? क्या क्या उनका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन था? कोई उनके पास सैटेलाइट पिक्चर थी या कोई शूटिंग करके वहां से वीडियो बना करके वीडियो भेज रहा था राहुल गांधी के पास, या जो भी है वो एलओपी बीओपी? देखिए, मैं आपको इतना बता दूं कि उस समय सिर्फ 2 या 3 लोग आपको बता सकते हैं कि वहां की परिस्थिति क्या है। या तो वो लोग जो वहां पर मौजूद हैं, या जिस जगह पे वो हो रहा है वहां के रहने वाले लोग बता सकते हैं, या चाइना बता सकता है, या हम बता सकते हैं। हमारी आर्मी ने बिल्कुल साफ कर दिया था कि एक भी हमारा सोल्जर हताहत नहीं हुआ है, एक भी, और उसके बदले में हमने चाइनीज को मार के खदेड़ दिया है। ये भारतीय सेना के उस समय के ईस्टर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कलिटा का स्टेटमेंट था। अब आप भारत के सैनिकों का सम्मान नहीं कर सकते, भारत के सैन्य कमांडरों के स्टेटमेंट पर आप विश्वास नहीं कर सकते, और सिर्फ अपना रेलेवेंस दिखाने के लिए इतना घटिया स्टेटमेंट अगर आप दे सकते हैं सेना के बारे में कि आपकी सेना पिट रही है, वो भी तब जबकि आपकी सेना ने चीन को पीटा। क्योंकि चीन ने, आपको मैं बताता हूं, इस चीज को रिकलेक्ट करने की जरूरत है। जब ये एक्शन हुआ था अरुणाचल प्रदेश में, उसके बाद 2 दिन तक चीन का वो जो एग्रेसिव न्यूज़पेपर है वो चुप बैठा हुआ था, ग्लोबल टाइम्स। बिल्कुल वो इसलिए चुप बैठा हुआ था क्योंकि वो लोग पिटे थे। अगर उन्होंने एक भी थप्पड़ मार दिया होता हमारे सैनिकों को तो उनके ग्लोबल टाइम्स ने 3000 बार उस खबर को छापा होता उधर। और जो उन्होंने अखबार खरीद के रखे हुए हैं न्यूयॉर्क में, वॉशिंगटन में, लंदन में, उनमें भी 50 खबरें छप जाती। 2 दिन तक उन्होंने कोई खबर नहीं छापी क्योंकि बहुत बुरी तरह से पिट करके यहां से वो गए थे। ये तमाम बातें सबको नजर आ रही हैं और उनके पास, किसी के भी पास जो कि उस समय उस मैदान में नहीं है जहां पर कि ये लड़ाई स्कर्मिश चल रहा था, उसके पास कोई तरीका नहीं है इस बात को पता लगा लेने का कि वहां पर क्या हुआ था, सिवाय इसके कि जो सैनिक है वो बताए या जो सेना का कमांडर है वो बताए। सैनिक ने बताया मैं जीता, सेना के कमांडर ने बताया हमारा कोई भी हताहत नहीं हुआ, हमने उनको भगाया, और आप कहते हैं कि आप वहां पर पिट रहे हैं। ऐसे स्टेटमेंट के लिए
मुझे तो लगता है बेल तो बेल, ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। अपनी सेना का मनोबल गिरा रहे हैं। आप जो सेना जीत रही है उसको कह रहे हैं कि आप पिट रहे हो। इससे आप मुझे बताएं अंजू कि इससे सेना के मनोबल पे क्या असर होगा। हालांकि मैं पहले भी आपके साथ बात करते समय इसको कह चुका हूं कि आज की भारतीय सेना के ऊपर कुछ लोगों के स्टेटमेंट्स का कोई असर नहीं होता, क्योंकि वो सेना को पता है कि ये जो स्टेटमेंट है इनको पता नहीं है, जो बोल रहे हैं उनको खुद नहीं पता कि वो क्या बोल रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इससे सेना पे कोई असर पड़ेगा। लेकिन मेरा फिर भी ये मानना है कि सेना के शौर्य, सेना के साहस, पराक्रम और सेना के बलिदान के बारे में कोई भी अगर गलत टिप्पणी होती है तो उसका बहुत सीरियस नोट लिया जाना चाहिए। और इस प्रकार से 5 मिनट में उनको बेरुद करके, ये जो व्यक्ति विशेष हैं, ये 10, 12, 1 दर्जन किस्सों में बेल पर बाहर हैं। कौन ऐसा व्यक्ति है कि भाई बिकॉज ही इज कन्विंस्ड। क्यों उनके हर बार ऐसे स्टेटमेंट आ रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि ही कैन से व्हाट ही लाइक्स, ही कैन डू व्हाट ही लाइक्स एंड ही कैन गेट अवे विद इट। ये उनको पता है। मेरा ये मानना है कि सेना के शौर्य, पराक्रम, साहस, वीरता, बलिदान के ऊपर उंगली उठाने वाले को माफी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। हमारे देश के विपक्ष को भी हमारे विदेश मंत्री की इस विजिट से मिर्ची लगी हुई है, बिल्कुल वैसे जैसे पाकिस्तान जल भून रहा है इस मुलाकात को देखकर। लेकिन यहाँ पर हमें ये समझने की जरूरत है कि हमारी सेना का पराक्रम, शौर्य बहुत ऊंचा है, उनका मनोबल आसमान से भी ऊंचा है। इस तरह के नेताओं की टीका टिप्पणियों से हमारे जवानों के शौर्य पर कोई सवाल खड़ा ही नहीं होता, उनका मनोबल गिरता ही नहीं है, वो इतना ऊंचा है। तो बोलते रहना चाहिए, लेकिन ऐसे नेताओं के खिलाफ कानून का शिकंजा बहुत कसना चाहिए सर, ताकि नजीर बने ऐसे मामले और आगे कोई भी नेता इस तरह की टीका टिप्पणी करने से पहले 10 बार सोचे। कम से कम इस दिशा में एक कानून बनाने की बहुत जरूरत है। सर, आपने समय निकाला, बहुत ही विस्तार से इस विषय पर मेरे दर्शकों को बहुत अहम जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।